वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ही नाम है डाइवर्सिटी, मतलब हम लोग फैमिलियर हैं। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग जो हैं ऑर्गेनिज्म में कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक ग्रीक थिंकर थे एरिस्टोटले। उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाइड करा किसके बेसिस पे कि वो कहाँ पर रहते हैं। मतलब जैसे कहाँ पर रहने से मतलब क्या है कि चाहे वो लैंड पे रह रहे हैं या फिर वाटर में रह रहे हैं या फिर एयर में रह रहे हैं, इसके हिसाब से उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाइड करा। अब इसको देखें कि ये डाइवर्सिटी बताता है कि नहीं बताता। तो मतलब हम एग्जांपल लें, जैसे कि एनिमल जो भी सी में रहते हैं, जैसे कि कॉरल्स हो गए, वेल, स्टारफिश, शार्क, तो ये सब रहते तो पानी में हैं, लेकिन अगर हम इनको ध्यान से देखें या मतलब ऐसे ऊपरी आउटर सरफेस से देखें तो ये क्या है, बहुत ही डिफरेंट है। अब स्टारफिश देखो, वेल देखो, शार्क देखो, ये सारे ही सारे अलग अलग हैं। तो दे आर डिफरेंट टोटली, मतलब ये अब एकदम पूरी तरीके से अलग है। बस क्या है, एक हैबिट सेम है जो कि क्या है, वाटर। तो ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने एरिस्टोटली ने जो रखा, एनिमल्स को बेसिस क्लासिफाइड करा, ये जो था ये अप्रोप्रिएट नहीं था किसके लिए, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए। तो हमें उनको अगर किसी को अलग चीज़ में रखना है तो उसके लिए उनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम भी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें, कुछ करेक्टरिस्टिक्स या कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग हों। ठीक। तो अरिस्टोटली ने तो एनिमल्स को क्लासिफाइड कर दिया किस पे, कि वो कहाँ रह रहे हैं, किस जगह पे कैसे रह रहे हैं, उस पे। ठीक। लेकिन ये जो था ये बहुत ही मतलब गलत था, मतलब ये इसमें सब कुछ चीज़ें नहीं आ पा रही थी। अब ये सारे ही हम लोग कोरल्स, वेल, स्टारफिश देखें तो ये रहते तो पानी में, लेकिन ये टोटली डिफरेंट हैं। तो इस वजह से कोई दूसरा हमें मेथड चाहिए था कि हम उन लोग एनिमल्स को या प्लांट्स को क्लासिफाइड कर सकें। तो नया वो आया कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी। तो ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती थी उसके अंदर जो क्लासिफाई कर सके एक दूसरे को। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक पर्टिकुलर फीचर होता है या फंक्शन होता है। जैसे कि मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कोई चीज़ अलग हो रही है या कोई कैरेक्टर्स हैं जो सेम हो रहे हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब मान लें हम लोग क्लास के अंदर ही हैं, क्लास में अलग अलग बच्चे होते हैं, तो हम बॉयज़ और गर्ल्स को क्लासिफाइड कैसे करते हैं कि वो बॉयज़ हैं और वो गर्ल्स हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी वजह से हम डिवाइड कर सकते हैं, या कुछ इनमें डाइवर्सिटी दिख सकती है। अब और ऐसी एग्जाम्पल है जैसे कि वी हैव 5 फिंगर्स और ईच हैंड। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। वी कैन रन, हम रन कर सकते हैं, लेकिन बैनियन ट्री जो है वो कैन नॉट रन। तो ये हम रन कर सकते हैं, ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन बैनियन का करेक्टरिस्टिक वो रन नहीं कर सकता, तो ये उसका करेक्टरिस्टिक्स है। तो बैनियन ट्री रन नहीं कर सकता और हम रन कर सकते हैं, इनके बेसिस पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। हाँ, तो ये चीज़ करेक्टरिस्टिक। अब कैसे सम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो फंडामेंटल है, मोर फंडामेंट, कि आगे जो है, आगे जो भी क्लासीफाई होने वाला है या कोई भी डिवीज़न आगे चलने वाला है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स कैसे डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होगा, उसके आगे कौन सी करेक्टरिस्टिक्स आएगी या कौन सी डिवीजन्स आएंगी। हम इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि स्टोन वॉल हमने बिल्ड करी, ठीक है, और स्टोन्स जो हैं वो अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, ठीक है। तो स्टोन की वॉल पे जो स्टोन ऊपर है, सबसे टॉप पे है, वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि उस लाइन, उस लेयर से नीचे वाली लेयर्स या उससे नीचे वाली वॉल्स का स्टोन कैसा होगा, ये ऊपर वाले स्टोन डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही वॉल के अगर नीचे लोअर मोस्ट वाली स्टोन की जो लेयर है, वो उसका शेप, उसका साइज़ इन्फ्लुएंस करता है कि उसके ऊपर के स्टोन कैसे लगेंगे या उसके ऊपर की वॉल कैसे बनेगी, वो नीचे वाली लेयर डिसाइड करता है। तो वो जो नीचे वाली लेयर है, स्टोन इन लोअर मोस्ट लेयर ही आर लाइक करेक्टरिस्टिक्स।
आर लाइक कैरेक्टरिस्टिक दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिवीजन अमंग लिविंग। तो जो स्टोन इन लोअर मोस्ट लेयर पे है वही डिसाइड करेगी कि बहुत ही बड़े पैमाने में डिवीज़न जो है वो कैसा होगा। ठीक है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो वो लोअर मोस्ट वाला डिसाइड करेगा। क्या है कि स्टोन इन लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिसाइड द ब्रॉडकास्ट डिवीजन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने भी बताया कि स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर जो होगी वो करेक्ट आर लाइक द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिसाइड, हैं, कि ब्रॉडेस्ट डिवीजन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा। तो पहले तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स से, चाहे वो इफ़ेक्ट में अलग हों, चाहे उनकी फॉर्म्स में अलग हों, चाहे फंक्शंस में अलग हो। ऑर्गेनिज्म के फंक्शन, फॉर्म्स, इफ़ेक्ट इनमें अलग अलग होने चाहिए कि दूसरे से ये चीज़ें मैच ना करें। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट। तो करेक्टरिस्टिक्स जो नेक्स्ट लेवल पे आएगा वो डिपेंड करता है कि उससे पहले वाले पे क्या था, तभी वो डिसाइड करेगा कि जो नेक्स्ट लेवल पे आएगा उसमें क्या चेंज होने चाहिए, क्या होना चाहिए। इस तरीके से वी कैन हम पूरा हेराची बना सकते हैं कि कैसे म्यूचुअली रिलेट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन के लिए। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जिससे हम करेक्टरिस्टिक्स यूज फॉर हेरार्चिकल क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करेक्टरिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए। पहला है अ यूकैरियोटिक सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया जो कि सेलुलर होता है, प्रोसेस टू बी कैरिड आउट, जिसमें कि सेलुलर होते हैं। अब वो जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव, जिनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, सही से डिमार्केटेड नहीं है, तो वो जो है वो अलग हो सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियस को बेस लगाएं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को या कि मेम्ब्रेन को, तो इसके हिसाब से हम किसी चीज़ पे अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यूकैरियोट्स में होते हैं न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और भी ऑर्गेनेलिज होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अगर हम और कोई दूसरे पे देखें तो कुछ में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। तो इसकी वजह से हम कि किस पे मेम्ब्रेन बाउंड है और किस पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो इस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो अलग अलग चीज़ों पे। मान लो जिस पे न्यूक्लियस की या लेयर नहीं, आउटर मोस्ट लेयर नहीं है या मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो कोई दूसरा पाथवे यूज़ करते होंगे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, जो कि उनकी बॉडी में अलग चेंज ला सकता है। तो इसको हम सेल का डिज़ाइन कुछ और चेंज हो जाए, इस पे भी हम कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस जो है इसको भी हम एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए ले सकते हैं न्यूक्लियस को। सेकंड दूसरा है कि डू द सेल अक्कर सिंगली, क्या सेल्स जो हैं वो सिंगली होते हैं या ग्रुप में होते हैं, जो कि इनविजिबल ग्रुप भी हो सकते हैं, इनडिविजिबल मतलब कि ऐसे ग्रुप जो कि डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक, तो सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द, तो जो भी सेल्स जो हैं वो ग्रुप में इकट्ठे होते हैं और एक नया मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल की तरह, या मान लें हम एक वो ले सकते हैं, ज़रिया ले सकते हैं डिवाइड करने के लिए। अब जैसे है कि अमीबा और वॉर्म्स जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं उनके बॉडी डिज़ाइन देख के। तीसरा है कि ऑर्गेनिज्म जो है क्या वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बीइंग एबल टू प्रोड्यूस, अपना खाना खुद बनाने से, वर्सेस हैविंग टू गेट फ्रॉम, दूसरे से बनाना। तो हम इसको भी हम एक वो ले सकते हैं, क्या कि एक ज़रिया ले सकते हैं जिससे हम डिफरेंस कर सकते हैं, क्या वो खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके या बाहर से लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं जो फोटोसिंथेसिस, वो किस लेवल पे होते हैं, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, उनकी बॉडी का क्या लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट
ये सारे मैं ये क्या बता रही हूँ, क्या है कि हम क्या चीज़ को लेके, कौन सी बातों को लेके हम डिवाइड कर सकते हैं इनको अलग अलग, कोई भी चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, ये मैं कुछ पॉइंट्स वो बता रही हूँ। नेक्स्ट है कि ऑफ द एनिमल्स हाउ डज द इंडिविजुअल बॉडी डेवलप, कि एनिमल्स के अंदर बॉडी कैसे डेवलप हुई है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे उनके पार्ट्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनाइज हुए हैं, क्या कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं, ये सब। अब हमने देखा कि क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो वी हैव आज द हिराची इज़ डेवलपिंग, कि कुछ हमारा, हम इन सब पॉइंट्स को देखें तो कुछ कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं। पहले हम न्यूक्लियस को ले लें, ठीक है, फिर हम सेल्स को देखें कि सेल्स जो है वो ग्रुप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। क्या ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप खाना बनाता है कि बाहर से लेता है, अगर वो अपने आप खाना बना रहा है तो उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अगर एनिमल है तो उसकी बॉडी कैसे डेवलप हो रही है। तो ये सारे हमारे स्टेप बाय स्टेप बेसिस बनते जा रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। अब क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म या हर जो भी लिविंग थिंग है वो आइडेंटिकल होगी या कैटेगराइज्ड होती है किससे, अपनी या अपनी अपनी बॉडी की डिज़ाइन से, उनकी फॉर्म से, कि वो क्या फंक्शंस करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि मतलब जो पहले से रहते हुए आ रहे हैं उनकी बॉडी में चेंज या उनका फंक्शन जो है वो चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज होगा आपके ऑर्गेनिज्म में या आपके जीव में आपकी लाइफ जो रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इस चीज़ से डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी का डिज़ाइन कैसा है और वो रहते, उनका काम क्या है, इस वजह से ये अलग अलग होते हैं। अब जो पहले से रह रहे हैं उनका फंक्शन या उनका वो जो है बहुत सिंपल होगा, उनका बॉडी डिज़ाइन या उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो उनके अंदर हैं वो बहुत सिंपल होगी, रादर देन द करेक्टरिस्टिक्स दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर, जो बाद में आया है। इसका मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर एवोल्यूशन, तो इससे एवोल्यूशन से बहुत रिलेटेड है। तो एक चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में सबसे पहले डिस्क्राइब करा था इवोल्यूशन का आइडिया, कब, 1859 में। अपनी बुक का नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, वो उन्होंने खुद, उनकी बुक थी। तो उन्होंने पहला जो है इवोल्यूशन का आइडिया अपनी बुक में उन्होंने डाला था। तो वो क्या बोलते हैं, व्हेन वी कनेक्ट द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन टू द क्लासिफिकेशन, जब हम आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को क्लासिफिकेशन से कनेक्ट करते हैं तो हमें कुछ ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, ठीक, विच हैव एंशियंट बॉडी, जिनका बॉडी का डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये अपनी उसकी बुक की बात बता रहे हैं कि मतलब उनकी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। वी विल ऑल्सो फाइंड, हम क्या है कि ऑल्सो फाइंड करते हैं कि अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव एक्वायर देयर पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइंस, या कुछ चेंज भी हो चुके हैं। तो जो पहले फर्स्ट उस बुक में क्या है कि जो फर्स्ट ग्रुप जो है वो प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म को दे रखा है, और जो सेकंड ग्रुप है वो उनको बोला गया है एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म। रियलिटी में ये टर्म्स जो है वो ज़्यादा करेक्ट नहीं है, क्योंकि दे डू नॉट प्रॉपरली रिलेट द टू द डिफरेंसेस। ऑल दैट वी कैन से दैट सम आर, हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ओल्डर हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ओल्डर हैं, और कुछ क्या है ऑर्गेनिज्म यंगर। ये पॉसिबिलिटी है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन डिज़ाइन विल इंक्रीज ओवर इवोल्यूशन टाइम। क्या है कि अब जो पहले से हैं उनको ओल्डर बोलो, और ओल्डर वाले ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो थोड़े सिंपलर होंगे, यंगर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। अब हमारे पास क्या है, हम पढ़ते हैं द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ग्रुप्स में कैसे बटा, तो एक बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है इंस्ट हैकर, 1894, रॉबर्ट बिटकर,
1969 एंड कर्ल वूज 1977। इन तीनों ने, ये क्या है, वान, विटेकर एंड वूज, इन तीनों ने ट्राई करा क्लासिफाई करने का ऑल ऑर्गेनिज्म को एक बहुत बड़ी कैटेगरी में, जिसका नाम था किंगडम्स। ठीक, इन एक और क्या है कि क्लासिफिकेशन, विटकर ने एक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया जिनमें 5 किंगडम्स में बांटा गया ऑर्गेनिज्म को। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और यही क्लासिफिकेशन किंगडम का आज तक यूज़ होता, मतलब यही वाइडली यूज्ड होता आ रहा है। ये ग्रुप्स जो हैं फॉर्म करे गए किस बेसिस पे, सेल के स्ट्रक्चर पे, मोड पे, सोर्स की वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस बेसिस पे उन्होंने इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड करा, 5 किंगडम्स में। अब वूज ने क्या करा, उन्होंने मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस करा, किसको, मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में इनको डिवाइड करना किसने, वूज ने। अब आगे क्या है, फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो नेमिंग, उनको और भी क्लासिफिकेशन बढ़ती गई, सब ग्रुप्स में बांटा गया अलग अलग लेवल्स में, अलग अलग। पहले सबसे पहले क्या आता है, किंगडम में बांटा गया, फिर उसके बाद फाइलम में, अगर एनिमल है तो फाइलम में बांटा जाएगा, अगर डिवीज़न, अगर प्लांट है तो उसको डिवीज़न में बांटा जाएगा, उसके बाद क्लास आएगा, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज़। जैसे बताया था, अब क्या बताया मैंने कि क्लासिफिकेशन को अब और भी छोटे ग्रुप्स में बांट दिया गया। पहला किंगडम, अगर एनिमल है तो फाइलम, प्लांट है तो डिवीज़न, फिर क्या आएगा, क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ये एक क्लासिफिकेशन हो गई कि इस कोई भी अगर एनिमल है या कोई भी प्लांट है तो ये सारे पार्ट्स हों, उस पार्ट्स में जाके बटेगा, तब जाके उसका पूरा क्लासिफिकेशन हो पाएगा। तो अगर ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है क्लासिफिकेशन का, तो हम इसको याद करना पड़ेगा। हमें किंगडम, फाइलम, फाइलम कब होगा, एनिमल में, डिवीज़न में क्या होगा, प्लांट, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। इसका एक वो भी है, कोई सब अपना अपने तरीके से याद करते हैं। मैंने याद करा है, कीप द प्लेट क्लीन, कीप द प्लेट क्लीन और फैमिली गेट स्टिक। तो इसका स्टार्टिंग का याद हो जाता है, तो ये इसके हमें पता चल जाएगा कि क्या इसका मैप है। स्पीशीज़ जो है सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन के, सबसे लास्ट में स्पीशीज़ आता है। अब हम जो विटकर ने किंगडम के 5 में बांटे थे, 5 किंगडम्स में बांटे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास पढ़ रहे हैं हम 5 किंगडम्स ऑफ विटेकर। तो पहला है हमारे पास मोनेरा। मोनेरा जो है उसमें क्या होता है कि कुछ के पास न्यूक्लियस जो है वो बहुत डिफाइन नहीं होता, उनके ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिफाइन नहीं होते, नॉर शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन, उनका मल्टी सेलुलर डिज़ाइन की भी शो नहीं करता। कुछ जो है उनमें से भी कुछ जो है बहुत अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी शो करते हैं, जैसे कि कुछ के पास सेल वॉल होगी, कुछ के पास सेल वॉल नहीं है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ उनमें से कोई मोनेरा में से कुछ जो है वो तो सम ऑफ देम सिंथेसिस देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, और कुछ जो है वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं। तो मोनेरा की भी अंदर जो है वो अलग अलग डाइवर्सिटी शो हो रही है। एग्जाम्पल है मोनेरा के बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें से कुछ के पास अपेंडेजेस हैं, अपेंडेजेस की कुछ आउटर, अपेंडेजेस क्या बोलते हैं, कुछ भी आउटर साइड में हो, जैसे कि अब इस फिगर में देखें, इसकी बॉडी के आउटसाइड कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होता है, जो कि मूविंग में हेल्प करता है, आसपास की मूविंग में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा का क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर एल्गा,
डायटम्स, प्रोटोजोम्स, पैरामीशियम। पैरामीशियम की देखिए हम साइड्स पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम सीलिया बोलते हैं। हमारे पास फंगी। फंगी क्या है? हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। उसमें से कुछ जो हैं वो डेड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए। ऐसे फंगी को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ। और कुछ जो हैं उनको लिविंग प्रोटोप्लाज्म चाहिए होता है ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, ऐसे को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। मैनी ऑफ देम द कैपेसिटी, कुछ के पास तो कैपेसिटी होती है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है एक सर्टेन स्टेजेस के बाद। कुछ दे हैव सेल वॉल्स, उनके पास सेल वॉल्स जो है वो मेड टफ कॉम्प्लेक्स शुगर से मिलके बनी होती है, जिसका है चिटिन बोलते हैं। चिटिन, काइटिन, कुछ भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही टफ कॉम्प्लेक्स शुगर का होता है। एग्जाम्पल है ईस्ट, मोल्ड एंड मशरूम्स। कुछ फंगी जो है, फंगी की स्पीशीज़ जो है वो लिव करती है परमानेंटली म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप भी बनाती है। किसके साथ? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक बोलते हैं। दिस सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकेंस। ऐसे को हम लाइफ फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? हम लाइकेंस। हमने बहुत सारे लाइकेंस देखे भी होंगे। ये क्या है कि स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर पैचेस, जो मतलब पेड़ों की बार्क, ट्रीज़ की बार्क पे हमने वाइट कलर के पैचेस या और भी कलर के बड़े बड़े से पैचेस देखे हैं कि वो धीरे धीरे से ग्रो करते हैं। तो वो क्या है? एक लाइकेन ही है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रही है वो। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटे और एनिमिलिया। प्लांटे और एनिमिलिया भी मैंने बस सिर्फ ऐसे ही बताया, अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्लांटे में क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं जो विद सेल वॉल्स के साथ। प्लांटे जो है वो ऑटोट्रॉप्स होता है, जो कि यूज़ करता है क्लोरोफिल को फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है एनिमिलिया। एनिमिलिया में क्या है? ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है लेकिन विदाउट सेल वॉल। एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती और एनिमिलिया जो है वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। अब हम एक फ्लो चार्ट के ज़रिए अभी तक हमने जितना पढ़ा हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और समझने की भी। ये हमारा 5 किंगडम है क्लासिफिकेशन का, जो अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा था। अब इसको हम फ्लो चार्ट में, अब मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोकैरियोट्स होगा या यूकैरियोट्स में बटेगा। ठीक है, अगर प्रोकैरियोट्स है तो वो यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर है तो मोनेरा होगा। अब यूकैरियोट्स में 2 चांसेस है, या तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है या तो वो मल्टीसेलुलर हो सकता है। अगर वो यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में बटेगा। अगर वो मल्टीसेलुलर है, अब मल्टीसेलुलर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है विद सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल है और जिनके पास सेल वॉल नहीं है। जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो तो एनिमिलिया है। अब जिनके पास सेल वॉल है वो भी 2 पार्ट्स में आगे डिवाइडेड है, जो ऐसे सेल वॉल्स के साथ जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये फंगी, और ऐसे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते वो हैं फंगी, और ऐसे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो है प्लांट है। तो अब हमने 5 किंगडम पढ़ी थी। फर्स्ट किंगडम, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटे, फिफ्थ एनिमिलिया। तो ये पूरा फ्लो चार्ट की तरह है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है। होपफुली आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो।